चलो दोस्तों, कवर करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिसंबर 2023 से लेकर 15 सितंबर 2024 तक का करंट अफेयर। इस पूरी लेक्चर सीरीज में हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। हम इस चीज को कवर कर रहे हैं। यहाँ पर ये पूरी करंट अफेयर सीरीज का लेक्चर नंबर 2 है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो आज के लेक्चर हैं उसमें हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं भारत रत्न अवार्डीज और 2024 के जो मेजर इवेंट्स भारत में हुए, जो रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस हैं, उन चीज को यहाँ पर कवर करेंगे। मिलिट्री एक्सरसाइजेस को जानेंगे, समिट्स को जानेंगे। यहाँ पर हमारे इस लेक्चर सीरीज का एक और लेक्चर यहाँ पर आएगा जिसमें आपका ओवरऑल 15 सितंबर 2024 तक का करंट अफेयर एंड हो जाएगा, जो कि डेडिकेटेड करंट अफेयर के सेक्शन में आपको इसी यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, जानेंगे भारत रत्न अवार्ड्स के बारे में। यहाँ पर 2024 का भारत रत्न अवार्ड है वो 5 लोगों को दिया गया और यहाँ पर जो भारत रत्न के अभी तक के अवार्ड्स हैं वो टोटल मिलाकर 53 हो गए हैं। अभी तक 53 लोगों को जो है भारत रत्न अवार्ड दिया जा चुका है। यहाँ पर जो 2024 का भारत रत्न अवार्ड है ये आपको देखने को मिलेगा कपूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव और यहाँ पर चौधरी चरण सिंह को, यहाँ पर 5 लोगों को 2024 का भारत रत्न अवार्ड दिया गया। ये इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है जो कि यहाँ पर 5 एमिनेंट पर्सनालिटीज को दिया गया है। राइट साइड में आपको इनकी इमेज देखने को मिल जाएगी। इंडिविजुअली इन सारे पर्संस को कवर करेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कपूरी ठाकुर जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं। इनको पॉपुलरली जननायक बोला जाता है। यहाँ पर ये 11th चीफ मिनिस्टर रहे हैं बिहार के और ये 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं बिहार के। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर रहे हैं ये बिहार के। इन्होंने पहली बार भारत में OBC रिजर्वेशन यहाँ पर लागू किया। इन्होंने उर्दू को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ बिहार यहाँ पर घोषित किया था। यहाँ पर इनको मरणोपरांत 2024 का भारत रत्न अवार्ड दिया गया है कपूरी ठाकुर जी को। आगे बढ़ेंगे, जो नेक्स्ट हमारे भारत रत्न अवार्डी हैं उनको कवर करेंगे। लालकृष्ण आडवाणी, इनका जन्म यहाँ पर कराची पाकिस्तान में हुआ था। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये फाउंडिंग मेंबर रहे हैं बीजेपी के 1980 में। यहाँ पर ये 7th डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के रूप में रहते हैं 2002 से लेकर 2004 तक। ये गृह मंत्रालय भी इन्होंने संभाला 1998 से 2004 तक। ये चीज हमको देखने को मिलती है। 2015 का इनको पद्म विभूषण दिया गया। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो आपको देखने को मिलेगा माय कंट्री माय लाइफ के फॉर्म में। यहाँ पर 2024 का इनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया। ये 50th पर्सन है जिनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। टोटल 53 पर्सन को अभी तक भारत रत्न अवार्ड दिया जा चुका है। आगे बढ़ेंगे, जो नेक्स्ट हैं उनको कवर करेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे MS स्वामीनाथन। इनका जन्म तमिलनाडु में देखने को मिलता है। यहाँ पर इनको पिता कहा जाता है इंडिया के ग्रीन रेवोल्यूशन का। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा भारत के हरित क्रांति के जनक कहा जाता है MS स्वामीनाथन को। यहाँ पर इनको शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड मिला 1961 में। रैमन मैगसेसे अवार्ड इनको 1971 में मिला है। यहाँ पर एल्बर्ट आइंस्टीन की वर्ल्ड साइंस अवार्ड भी इनको मिल चुकी है। पद्मश्री अवार्ड मिला था इनको 1967 में। पद्म विभूषण अवार्ड 1972 में इनको मिला और पद्म विभूषण हम देखेंगे तो 1989 में इनको देखने को मिलता है। इनको मरणोपरांत 2024 का भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, जो नेक्स्ट हमारे भारत रत्न अवार्डी हैं उनको कवर करेंगे। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा PV नरसिम्हा राव। ये तेलंगाना हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर इनका जन्म तेलंगाना हैदराबाद में हुआ। ये 9th प्राइम मिनिस्टर रहे हैं भारत के। ये डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं और भारत के होम मिनिस्टर का पद भी इन्होंने संभाला है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये 4th चीफ मिनिस्टर रहे हैं आंध्र प्रदेश के। इनके ही कार्यकाल में यहाँ पर 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट को लागू किया था। या हम कहें पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी को संवैधानिक दर्जा भारत में देखने को मिलता है। इन्हीं की सरकार में ये चीज हुई थी जिसको लोकल गवर्नेंस के फॉर्म में हम यहाँ पर जानते हैं। इनको मरणोपरांत 2024 का भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, जो नेक्स्ट हमारे भारत रत्न अवार्डी हैं उनको कवर करेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे चौधरी चरण सिंह।
ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर ये 5th प्राइम मिनिस्टर रहे हैं भारत के। ये उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। यहाँ पर 23 दिसंबर को हर साल हम इनके बर्थडे के रूप में यहाँ पर नेशनल फार्मर्स डे मनाते हैं। नेशनल फार्मर्स डे हम यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर जो इनकी ब्यूरियल प्लेस है उसको आपको देखने को मिलेगा किसान घाट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो भारत रत्न अवार्ड है इनको मरणोपरांत 2024 का भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारे जो एस्पेक्ट है उसको कवर करेंगे। यहाँ पर जो 2024 के मेजर इवेंट्स हैं उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। आपको देखने को मिलेगा विंग्स इंडिया 2024 का जो एयर शो हुआ था ये हैदराबाद में हुआ था। यहाँ पर 19th नॉन अलाइन मूवमेंट की जो समिट हुई थी ये आपको देखने को मिलेगी, ये युगांडा में हुई थी। वर्ल्ड डिफेंस शो आपको देखने को मिलेगा 2024 का, ये सऊदी अरेबिया में हुआ था। 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हमको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलती है। यहाँ पर 11th वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट ये आपको यूएई में देखने को मिलेगी। 9th रायसेना डायलॉग ये न्यू दिल्ली में हमको देखने को मिलता है। 16th वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट ये आपको अबू धाबी यूएई में देखने को मिलती है। 50th G7 समिट ये आपको इटली में देखने को मिलेगी। यहाँ पर ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024 की ये आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलती है। क्लाइमेट समिट 2024 ये मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी। ये हमारे मेजर इवेंट्स हैं जो कि डायरेक्टली कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में एमसीक्यू फॉर्म में ये हमको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमने 2024 के मेजर इवेंट्स को कवर करे। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं डिफेंस इक्विपमेंट्स को जो कि न्यूज में रहे। यहाँ पर राइट साइड में आपको इनकी इमेज देखने को मिलेगी। या तो ये भारत ने विकसित किए हैं या हमने किसी देश से ये परचेस किए हैं, इसी वजह से ये न्यूज में रहे। इनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। ये हमारे वनडे एग्जाम में और कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन कॉमनली पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो हेलेना है ये एंटी टैंक मिसाइल है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी ये राइट साइड में इसकी इमेज जो कि इंडिया में डेवलप हुई। इस चीज को हमने यहाँ पर कवर किया। आगे बढ़ेंगे, चिनूक के बारे में जानेंगे। तो ये आपको देखने को मिलेगा इंडिया ने ये अमेरिका से परचेज किया है। ये हेलीकॉप्टर के फॉर्म में राइट साइड में आपको देखने को मिलेगा। बैरक 8 की बात करेंगे, ये डीआरडीओ और इजराइल ने मिलकर ये विकसित किया है। यहाँ पर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है ये बैरक 8 हमने यहाँ पर देखा। आगे बढ़ेंगे, आईएनएस वेला की बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये फ्रांस में विकसित हुई और यहाँ पर इसको इंडिया ने परचेज किया है। ये एक स्कॉर्पियन सबमरीन के फॉर्म में हमको देखने को मिलती है। राफेल की बात करेंगे तो ये डेवलप किया फ्रांस ने। यहाँ पर ये एक फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में भारत ने खरीदा है। ये चीज हमको देखने को मिलती है। S-400 की बात करेंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा ये हमने रशिया से परचेस किया है। ये एयर डिफेंस सिस्टम है S-400। पिनाका की बात करेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट इंडिजीनियस रॉकेट है जो इंडिया में डेवलप हुआ। राइट साइड में आपको पिनाका की इमेज देखने को मिलेगी। आईएनएस कालावेरी की बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये इंडिजीनियसली भारत में बिल्ड हुई है। यहाँ पर ये स्कॉर्पियन सबमरीन के फॉर्म में हमको देखने को मिलती है। ये राइट साइड में आपको इसकी इमेज देखने को मिलती है। अपाचे की बात करेंगे तो ये अमेरिका में डेवलप हुआ। ये एक फाइटर हेलीकॉप्टर है जो इंडिया ने परचेज किया है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल समिट्स की जो कि कहाँ पे हुई हैं। यहाँ पर इनकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर कोई अगर न्यू कंट्री इसमें ऐड हुई है इन ऑर्गेनाइजेशन में तो ये सारे नाम्स हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो 24वां संस्करण है एससीओ समिट का, ये आपको देखने को मिलेगा कजाकिस्तान में हुआ। यहाँ पर जो 10th मेंबर जो कंट्री इसमें ऐड हुई वो हमको देखने को मिलती है बेलारूस। सेकंड जो हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं वर्ल्ड हेल्थ समिट, ये जर्मनी में यहाँ पे हुई। यहाँ पर जो इसकी थीम थी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अ डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन के फॉर्म में यहाँ पर हमको ये देखने को मिलती है। थर्ड हम जो बात कर रहे हैं 5th वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस, ये आपको इंडिया में देखने को मिलेगी। ये इसका 5वां संस्करण भारत में हुआ। यहाँ पर जो इसकी थीम थी सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी, ये हमारी 5th वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस की थीम हमको देखने को मिलती है।
आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हम जानेंगे 50th G7 समिट, ये आपको देखने को मिलेगी, ये इटली में हुई है। यहाँ पर जो इसका मैस्कॉट था कॉफी स्वामी, हमको यहाँ पर इसकी जो शुभांकर है वो देखने को मिलती है। 7th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे तो इसकी जो लोकेशन है ये बेंगलुरु कर्नाटक में हुई। यहाँ पर जो इसका रिप्रेजेंटेशन इंडिया ने किया उसमें आपको देखने को मिलेगा एस जयशंकर इसके चेयरपर्सन थे। आगे बढ़ेंगे, 54th एनुअल मीटिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगी देवोस स्विट्जरलैंड में ये कंडक्ट हुई थी। आगे बढ़ेंगे, जो नेक्स्ट इंटरनेशनल समिट को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा 19th नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की जो समिट है ये आपको युगांडा में देखने को मिलेगी। इंडिया से जिसने रिप्रेजेंटेशन किया था हमारे फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया था। आगे बढ़ेंगे, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, कॉप समिट 28 की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये यूएई में हुई थी, दुबई में। यहाँ पर जो न्यू परमानेंट मेंबर इसमें जोड़ा गया, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अफ्रीकन यूनियन को कॉप 28 में या हम कहें यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में इसको जोड़ा गया है। 18th G20 समिट की बात करेंगे तो ये आपको न्यू दिल्ली इंडिया में देखने को मिलेगी। इसकी जो थीम थी वासुदेव कुटुंबकम हमको देखने को मिलती है। जो इंडियन शेरपा यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे वो यहाँ पर अमिताभ कांत हमको देखने को मिलते हैं। 15th ब्रिक्स समिट की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको इसकी लोकेशन जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका देखने को मिलती है। यहाँ पर जो इसकी 15th ब्रिक्स समिट की जो थीम थी वो आपको देखने को मिलेगी ब्रिक्स एंड अफ्रीका। यहाँ पर पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअल एक्सेलरेटेड ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। ये राइट साइड में आपको इनकी इमेजेस देखने को मिल जाएंगी। आगे बढ़ेंगे, जो नेक्स्ट इंटरनेशनल समिट को हम यहाँ पर कवर करेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा जो 33rd नेटो समिट है ये लुथेनिया में हुई थी। यहाँ पे इंडिया से जिसने रिप्रेजेंट किया था वो आपको प्रधानमंत्री यहाँ पर देखने को मिलते हैं। 3rd वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस की हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये आपको इसकी लोकेशन बैंकॉक थाईलैंड में देखने को मिलेगी। यहाँ पर 43rd एशियन समिट की हम बात करेंगे तो इसकी जो लोकेशन है ये जकार्ता इंडोनेशिया में देखने को मिलती है। इसकी जो थीम थी एशियन मैटर्स, यहाँ पर एपिसेंट्रम फॉर ग्रोथ हमको देखने को मिलती है। 43rd एशियान समिट की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको इसकी लोकेशन जकार्ता इंडोनेशिया देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो इसकी थीम थी एशियन मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ हमको यहाँ पर 43rd एशियन समिट की थीम देखने को मिलती है। फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट ये आपको न्यू दिल्ली इंडिया में देखने को मिलेगी। यहाँ पर ये पहली बार कंडक्ट हुई है इसलिए इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, रिस्पॉन्स टू कंटेम्पररी चैलेंजेस इन फिलोसफी। यहाँ पर ये हमको थीम देखने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे, नेशनल समिट्स की हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 9th रायसेना डायलॉग, ये न्यू दिल्ली में हुआ। यहाँ पर जो वर्ल्ड बुक फेयर है ये आपको प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। विंग्स इंडिया 2024 ये आपको हैदराबाद में देखने को मिलेगी। इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट ये आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो समिट हुई ये आपको भारत मंडपम न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगी। P20 बिजनेस 20 समिट ये न्यू दिल्ली में हमको देखने को मिलती है। नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस ये आपको 26 नंबर की इंदौर मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। यहाँ पर 4th नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल ये आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है। G20 एम्पावर समिट ये आपको गांधीनगर गुजरात में देखने को मिलती है। 7th इंटरनेशनल धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस ये आपको भोपाल मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। 18th वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस ये आपको जयपुर में देखने को मिलेगा। 14th एरो इंडिया ये बेंगलुरु में हुआ था। यहाँ पर यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यहाँ पर आपको ये लखनऊ में देखने को मिलेगी। इंडियन साइंस कांग्रेस ये आपको नागपुर महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस ये आपको अहमदाबाद में देखने को मिलेगी। और 17वां प्रवासी भारतीय कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आपको इंदौर मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। यहाँ पर ये सारे समिट सारे शिखर सम्मेलन आपको हिंदी में देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हम कुछ द्विपक्षीय समझौतों की बात करेंगे, MOUs की बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इंडिया ने कौन कौन से देशों के साथ
एग्रीमेंट किए। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एमओयूज को हम कवर करेंगे। उसमें आपको देखने को मिलेगा एग्रीमेंट फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ये आपको इंडिया और ताइवान के बीच में देखने को मिलेगा। F-16 फाइटर जेट का जो एमओयू है टर्की और यूएस के बीच में देखने को मिलता है। ये काफी ज्यादा न्यूज में रहता है टर्की, इसलिए हमने यहाँ पर इसको कवर किया है। छाबार पोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर इंडिया का एमओयू हुआ है ईरान के साथ। यहाँ पर लोकल करेंसीज को प्रमोट करने के लिए आरबीआई और बैंक ऑफ इंडोनेशिया का जो है एमओयू साइन हुआ है। आयुर्वेदा को प्रमोट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और थाईलैंड के बीच में एमओयू यहाँ पर साइन हुआ है। फॉर द कोलैबोरेशन इन ब्लॉकचेन एंड एआई, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में यहाँ पर एमओयू साइन हुआ है। टू स्ट्रेंथन फिनटेक इकोसिस्टम, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इंडिया और नेपाल के बीच में एमओयू साइन हुआ है। यहाँ पर एआई इन द एरियाज ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने गूगल के साथ यहाँ पर एमओयू साइन किया है। यहाँ पर हम बात करेंगे टू एक्सप्लोर लिथियम और इसकी माइनिंग से रिलेटेड जो एमओयू साइन हुए हैं वो इंडिया और अर्जेंटीना के बीच में देखने को मिलते हैं। काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट एमओयू है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टू एनहेंस कोऑपरेशन इन हाइड्रोकार्बन सेक्टर, यहाँ पर आपको इंडिया और गुयाना के बीच में एमओयू देखने को मिलता है। कुंदनकुलाम न्यूक्लियर पावर प्लांट यहाँ पर विकसित किया जा रहा है। इंडिया और रशिया के बीच में इस चीज के लिए एमओयू साइन हुआ है। ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर हम कुछ नेशनल और इंटरनेशनल वुमेन इन न्यूज को यहाँ पर कवर करेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो दीपिका मिश्रा हैं, ये फर्स्ट वुमेन एयर ऑफिसर बनी हैं जिनको गैलेंट्री अवार्ड मिला है। यहाँ पर हम बात करेंगे लेंस नायक मंजू की, ये एमपीपीएससी ने क्वेश्चन पूछ चुके हैं प्रीलिम्स में। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट वुमेन स्काई डाइवर हैं ये इंडियन आर्मी की, ये हमको यहाँ पर मंजू नाम से एमपीपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था। डॉक्टर अलका मित्तल की बात करेंगे तो ये फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन बनी है ओएनजीसी की। यहाँ पर हम पीटी उषा की बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ये हमको पेरिस ओलंपिक में भी काम करते हुए देखने को मिली। यहाँ पर हम आगे बात करेंगे मधावी पुरी बुच की बात करेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन है ये एसबीआई की। यहाँ पर सोमा मंडल की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ सेल, हमको ये देखने को मिलती है। आयशा अजीज की बात करेंगे तो ये फर्स्ट इंडियन यंगेस्ट फीमेल पायलट हमको देखने को मिलती हैं। भावना कांत की बात करेंगे तो फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट हमको देखने को मिलती हैं भावना कांत। चंद्रानी मुर्मू की बात करेंगे तो ये यंगेस्ट पार्लियामेंट्रियन हैं, यहाँ पर ये वुमेन में हमको देखने को मिलती हैं प्रोमिनेंट वुमेन पर्सनालिटीज में। इंदु मल्होत्रा की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट वुमेन लॉयर टू बिकम जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर ये चीज हमको देखने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे कुछ इंटरनेशनल वुमेन इन न्यूज की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी मैन्युअल रोका बोटे, ये फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है इक्वेटोरियल गिनिया की। यहाँ पर दीना बोलुआर्ट, ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है पेरू की। जॉर्जिया मेलोनी की बात करेंगे तो ये आपको देखने को मिलेंगी फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। नताशा पेरक मुसार की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवेनिया। गीता गोपीनाथ की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ। मार्गडेलना एंडरसन की बात करेंगे, ये फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है स्वीडन की। नोगोजी ओकोंजो की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड टीओ की, हमको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर के फॉर्म में नोगोजी ओकोंजो हमको देखने को मिलती हैं। सामिया सुलू हसन की बात करेंगे तो ये आपको देखने को मिलेंगी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ तांजानिया। यहाँ पर ये सारे नाम वुमेन पर्सनालिटीज के फॉर्म में कोई भी एग्जाम में, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में, चाहे वो एमपीपीएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, एनटीपीसी हो, इन सभी एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं। इन सारे एस्पेक्ट्स को हमने कवर किया। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, यहाँ पर जो हम नेक्स्ट एस्पेक्ट को कवर करेंगे इसमें आपको जानने को मिलेगा भारत सरकार के क्या गोल्स हैं, क्या टारगेट हैं, उनको कौन से ईयर में जो है हमको अचीव करना है। ये चीज डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। 2024 में जो हमारे टारगेट हैं पूरे करने के, यहाँ पर किसानों की आय को दोगुनी करनी है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हाउसिंग फॉर ऑल, जिसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना यहाँ पर चलाई जा रही है, ये चीज को आपको देखने को मिलेगा।
जल शक्ति मिनिस्ट्री का जो इनिशिएटिव है क्लीन वाटर सप्लाई टू एवरी हाउस होल्ड, इसका टारगेट 2024 हमने यहाँ पर रखा हुआ है। 2025 की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑप्टिकल फाइबर केबल्स सारे गांवों में लगाने की बात यहाँ पर करी गई है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी यहाँ पर भारत सरकार की बनाने का टारगेट 2025 तक हमको देखने को मिलता है। टीबी फ्री कंट्री हमको देखने को मिलेगी। 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल हमको 2025 तक कंप्लीट करना है। यहाँ पर भारत को वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हमको 2025 तक बनाने का भारत सरकार का लक्ष्य हमको देखने को मिलता है। 2030 के टारगेट की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इंडियन रेलवेज ने टारगेट किया है नेट जीरो कार्बन एमिटर बाय 2030। यहाँ पर मलेरिया को पूरी तरह से भारत में खत्म करना है 2030 तक। 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एलिमिनेट करना है एड्स जैसी बीमारी को और मलेरिया को 2030 तक। ये हमारे भारत सरकार के टारगेट के फॉर्म में हमको देखने को मिलता है। 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को टारगेट किया है बाय 2030, ये चीज आपको देखने को मिलती है। 280 गीगावाट सोलर पावर यहाँ पर 2030 तक भारत सरकार ने टारगेट की है। 2040 तक के टारगेट की बात करेंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा एस्ट्रोनॉट्स को भेजना है मून तक। 2047 की बात करेंगे तो एनर्जी इंडिपेंडेंट कंट्री यहाँ पर बनना है। 2070 के टारगेट की बात करेंगे तो यहाँ पर अचीव जीरो कार्बन एमिशन जो है टारगेट किया है और नेट जीरो कार्बन एमिशन को जो है हमको 2070 तक अचीव करना है। आगे बढ़ेंगे, रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस की बात करेंगे तो यहाँ पर मार्क्ड हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस जो हम यहाँ पर कवर करेंगे। बाकी जो बची हुई हैं उनको भी आप कवर कर सकते हो, लेकिन ये जो मार्क्ड हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ेंगे, हेनली पासपोर्ट रिपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको इंडिया की रैंक 82 देखने को मिलेगी और यहाँ पर सिंगापुर की रैंक हमको 1 देखने को मिलती है। AI रेडीनेस इंडेक्स की बात करेंगे जिसको जारी करता है IMF, यहाँ पर इसमें सिंगापुर की रैंक आपको 1 देखने को मिलेगी, इंडिया की रैंक यहाँ पर हमको 72 देखने को मिलती है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 की बात करेंगे जिसको जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यहाँ पर स्वीडन की रैंक 1 देखने को मिलती है और इंडिया की यहाँ पर 63rd रैंक हमको देखने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे, ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करेंगे जिसको इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यहाँ पर जारी करता है। यहाँ पर आइसलैंड की रैंक 1 हमको देखने को मिलती है और यहाँ पर इंडिया की रैंक आपको 116 देखने को मिलेगी। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करेंगे जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यहाँ पर जारी करता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यूनाइटेड स्टेट्स की रैंक 1 हमको देखने को मिलती है और इंडिया की 39th रैंक हमको यहाँ पर ओवरऑल देखने को मिलती है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करेंगे जिसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, यहाँ पर ये फ्रांस का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको जारी करता है। यहाँ पर नॉर्वे की रैंक 1 हमको देखने को मिलती है और इंडिया की रैंक यहाँ पर आपको 159th यहाँ पर देखने को मिलेगी। आगे बढ़ेंगे, जो नेक्स्ट इंडेक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको UNDP जारी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यहाँ पर इसको जारी करता है। आपको देखने को मिलेगा स्विट्जरलैंड की यहाँ पर रैंक 1 हमको देखने को मिलती है और इंडिया की रैंक यहाँ पर आपको 134 देखने को मिलेगी। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करेंगे 2024 की तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इंडिया की जो रैंक है 126 हमको देखने को मिलती है, फिनलैंड की रैंक यहाँ पर 1 हमको देखने को मिलती है। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स की हम यहाँ पर बात करेंगे जिसको UNDP जारी करता है। यहाँ पर फिनलैंड की रैंक 1 हमको देखने को मिलती है और इंडिया की 108 रैंक हमको ओवरऑल देखने को मिलती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स की हम यहाँ पर बात करेंगे जिसको ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर US जारी करता है। यहाँ पर आपको US की रैंक 1 देखने को मिलेगी और इंडिया की रैंक यहाँ पर हमको 42 देखने को मिलती है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की बात करेंगे, इसको जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसमें आपको डेनमार्क की रैंक 1 देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको इंडिया की रैंक 93rd यहाँ पर देखने को मिलेगी। आगे बढ़ेंगे, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करेंगे जिसको जर्मन वॉच इंस्टीट्यूट जारी करता है। यहाँ पर डेनमार्क की रैंक 4 आपको देखने को मिलेगी और इंडिया की रैंक हमको यहाँ पर
7th देखने को मिलती है। ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग की बात करेंगे, यहाँ पर आपको यूएस की रैंक 1 देखने को मिलती है और इंडिया की रैंक यहाँ पर हमको 3rd देखने को मिलती है। ये सारी रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस यहाँ पर आपको आगे हिंदी में भी देखने को मिल जाएंगे, जिसको आप वीडियो पॉज करके यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। जो हमारे हिंदी माध्यम के दोस्त हैं वो इसको यहाँ से कवर कर सकते हैं। आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप इसको प्लीज लाइक कीजिए, आप इस लेक्चर को शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।